हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एक नया इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत जो ओनली आईएएस का प्रहार पीडीएफ है और उसके तहत जो एथिक्स का टॉपिक है आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो YouTube पर एथिक्स के क्लासेस बहुत ही कम अवेलेबल है, जिसके कारण आप लोगों को या फिर अदर स्टूडेंट्स को एथिक्स के सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आती हैं। लेकिन इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आप लोगों को एथिक्स की तैयारी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर करवा दी जाएंगी एंड इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आपको बेसिकली कंटिन्यूअसली कमेंट, सब्सक्राइब एंड अपने अपने रिव्यू डालते रहने होंगे, सो दैट मैं भी समझ सकूं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस लेक्चर सीरीज को लेकर। एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आई विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड यू द लेक्चर सीरीज। सो पीडीएफ के लिए आप ओनली आईएएस के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसे एक्सेस कर सकते हो। सो आज हम बेसिक्स क्लियर करेंगे। एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है एंड एथिक्स का हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी है, एंड अगर एथिक्स ना हो हमारे जीवन में, हमारे आइडियल्स में, तो उसके क्या परिणाम इन्वायरमेंट के लेवल पर, ह्यूमन के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पर पड़ते हैं, उसे हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को समझना, जैसे कि मैंने बार बार आपको कहा है, सिलेबस इज द की टू लवासना। ये मान के चलो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस दोनों को मिला दिया जाए तो फिर आपकी जो 50% लोड है ऑलरेडी खत्म हो जाती है। ये बात आप समझ लो, बिकॉज आपको पता चल जाता है एनालिसिस के माध्यम से कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड आप आराम से उसको छांट सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो हालांकि ये 115 पेज का पीडीएफ है, लेकिन हम लोग इसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को आधे आधे घंटे का लेक्चर सीरीज होगा एंड आपको मजा भी आएगा एंड साथ ही साथ आप लोग भी हमें मोटिवेट करते रहो कमेंट के माध्यम से। एंड आपके जो प्यारे प्यारे लाइक शेयर वाले बटन हैं वो भी थोड़ा सा क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आज हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम एथिक्स का जो बेसिक है एंड सिग्निफिकेंस क्या है एथिक्स का, उसके बारे में नजर डालेंगे। यही दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लंबे सीरीज प्रोवाइड करने से कोई फायदा नहीं। छोटे छोटे सीरीज के माध्यम से आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाती हैं तो आपको भी आसानी होती है चीजों को समझने में, और एग्जाम्पल का मैं और भी अच्छे से यूज करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं एथिक्स की एंड ह्यूमन इंटरफेस की, तो कुछ एक आध डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, कहीं पर यूज करो तो कर लो। पहली बात तो ये कि ए मैन विदाउट एथिक्स इज ए विल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इथिकल वैल्यूज नहीं है तो वो जानवर है। बिकॉज ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो इथिकल होना जरूरी है, तभी सोसाइटी में शांति, स्टेबिलिटी, पीस मौजूद रहेगी। एंड आप देखते भी होंगे, अपने एग्जाम्पल से आप लिंक कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति जिसका एथिकल बिहेवियर मजबूत नहीं रहता है वो क्या उदंड मचाता है सोसाइटी में या फिर
इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में ही बात कर लो, जिसके कारण आप देखते हो कि जो एनपीए की समस्याएं हैं या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्याएं हैं या फिर जो करप्शन की समस्या है वो सब क्यों है? इट इज ऑल कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एथिकल वैल्यूज की कमी होती जा रही है एंड जिसके कारण जो ह्यूमन केयर है, जो मिलना चाहिए, जो रेस्पेक्ट है, जो मनुष्य को मिलना चाहिए, जो ट्रस्ट सोसाइटी में आनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। तो इस कोट का इस्तेमाल आप कहीं कर सकते हो। अलॉन्ग विथ एक और कोट है हेनरी पॉल्सन का, जिसमें ये साफ साफ कही गई है, इन जस्ट अबाउट एवरी एरिया ऑफ सोसाइटी देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन एथिक्स। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि कोई भी सोसाइटी है, सोसाइटी बनती किससे है? लोगों से बनती है, लोगों के विचारों से बनती है। लेकिन उस सोसाइटी में सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन एथिक्स नहीं है, तो वो सोसाइटी टिक नहीं सकती, वो सोसाइटी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, उस सोसाइटी में अनाचरण बढ़ जाएगा, उस सोसाइटी को मजबूर होना पड़ेगा अपने डिग्रेडेशन के लिए, बिकॉज कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिस्ट्रस्ट, ये सब चीजें मौजूद रहेंगी, तो वहां पर शांति कहां से आएगी? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स एंड उसके मीनिंग्स आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो होप आपको ये दो कोट अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे एथिक्स एंड उसके ओरिजिन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो हम एथिक्स के ओरिजिन की बात करते। एथिक्स शब्द का ओरिजिन हुआ कहां से? तो देखो, जो एथिक्स है ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, इथोज। आपने फिलॉसफी को भी पढ़ा होगा, फिलॉसफी जो शब्द है ये भी आपका ग्रीक शब्द से ही आया है, फिलोसोफिया। उसी प्रकार से जो इथिक्स शब्द है ये भी ग्रीक वर्ड इथोज से आया है, एज वेल एज लैटिन वर्ड मोर्स से आया है, जिसका मतलब होता है कस्टम, वेज ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन कैरेक्टर। यानी कि ये जो इथिक्स है ये व्यक्ति के बिहेवियर को गवर्न करता है, ये व्यक्ति के ह्यूमन कैरेक्टर को गवर्न करता है कि अगर कोई बुरी स्थिति आ गई तो उस बुरी स्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, या फिर तो ये हमने एथिक्स के बेसिक डेफिनेशन को जाना। साथ ही साथ जो मैकेंजी है इन्होंने एथिक्स को कैसे डिफाइन किया। इनका कहना है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे डिसाइड करता है कि कोई ह्यूमन कंडक्ट या ह्यूमन एक्शन जब हम करते हैं वो सही है या गलत है। तो इसे डिसाइड करने के लिए जो एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर निहित होती हैं वही हमें बताती हैं कि कोई डिसीजन सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो इट इज द साइंस ऑफ द आइडियल इन्वॉल्व इन द ह्यूमन लाइफ। कोई भी वैल्यू अगर हम कल्टीवेट करते हैं, इनकलकेट करते हैं ह्यूमन के अंदर, जो एथिकल इन नेचर है, उसका रिजल्ट भी सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, इवन पॉलिटी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये हमने सिंपल सा डेफिनेशन या फिर जो ओरिजिन है एथिक्स के बारे में, ये जो एथिक्स शब्द है कहां से आया एंड इसका क्या बेसिक मतलब है उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एथिक्स। तो जब हम बात करते हैं एथिक्स की तो ये क्या है? ये मोरल प्रिंसिपल्स है। मोरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? वैसे नैतिक सिद्धांत जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई समस्याओं में अटक गए हो एंड उस समस्याओं से आप निकलना चाहते हो, तो कोई उड़न तस्तरी या फिर यूएफओ आपको मदद करने तो नहीं आती कि भाई साहब ये लो, ये दवाई खा लो और समस्याएं दूर हो जाएगी। आप अपने अंदर के जो एथिकल वैल्यूज हो या फिर आपका जो माइंड है वो आपके एथिकल वैल्यूज को समझकर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है एंड अल्टीमेटली आप उस मुसीबत से बाहर निकलते हो। साथ ही साथ कोई डिलेमा है किसी एक्शन के ऊपर एंड आप उस पर एक्शन लेना चाहते हो, तो एथिकल वैल्यूज ही आपको गाइड करेगी कि सही
डिसीजन क्या होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका एथिक्स है इट इज ए सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करती है कि राइट थिंग क्या है, रॉन्ग थिंग क्या है, बैड थिंग क्या है, गुड थिंग क्या है। हेंस ये नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स को स्टडी करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड उस आधार पर हम कोई एक्शन को जज करते हैं। साथ ही साथ ये आपको ये भी बताता है कि कोई भी एक्शन मोरली राइट है या रॉन्ग है, जस्ट है या फिर इनजस्ट है। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो एथिक्स रेफर्स टू व्हाट इज गुड या फिर हाउ टू गेट गुड फ्रॉम ए सिचुएशन, या फिर व्हाट इज बैड, या फिर कैसे हम उस बैड परिस्थिति को अवॉइड कर सकते। आपके साथ, हमारे साथ, हर व्यक्ति के साथ मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं एंड इस दौरान बहुत सारे डिलेमा आते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो? इसका सॉल्यूशन आप निकालते हो अपने एथिकल प्रिंसिपल जो आपके अंदर निहित है। आपको वो सारे के सारे प्रिंसिपल मजबूत बनाते हैं एंड उस आधार पर आप निकल के आते हो कि जो कुछ भी होगा कम से कम बुरा तो कुछ नहीं होगा। तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही बनकर निकलेंगे। ये सब एथिकल वैल्यूज कहाँ से आया? आपके अंदर से ही तो आया, जो आपने समाज से सीखा, रिलीजियस फिलोसफी से सीखा, पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा, ह्यूमन कंसाइंस से सीखा, सोसाइटी से सीखा, अपने फैमिली फ्रेंड से सीखा, है ना। तो जिस जिस चीजों से आपने सीखा है और उस आधार पर आपने एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट किया अपने अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सोर्सेस ऑफ एथिक्स। और जनरली एक बात ये समझ लेना चाहिए आपको कि जब हम बात करते हैं एथिक्स और मॉरलिटी की, तो ये जो एथिक्स है वो जनरली बाहर से सीखे जाते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं, लेकिन जो मॉरलिटी है वो जनरली अंदर से आती है ना। जैसे एग्जाम्पल, सत्य बोलना चाहिए, है ना। तो कोई व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है कि वो सत्य बोले या झूठ बोले, लेकिन मॉरलिटी क्या कहेगी? सत्य बोलना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए। तो ये हुआ आपका मॉरलिटी जो आपके अंदर से आती है, और ये आप पर निर्भर करती है कि आप उसे इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो। जबकि हम एथिक्स की बात करते हैं तो ये बाहर से, बाहर के सोर्सेस से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, या फिर जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हो वहां से भी आप सीखते हो, या फिर कोई फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा हो, स्वामी विवेकानंद, महावीरा, बुद्धा, इन सब के बातों को आप अपने अंदर आने देते हो और फिर एथिकल प्रिंसिपल्स अपने अंदर कल्टीवेट करते हो। या फिर कोई कल्चर आपको पसंद आ गई जहां पर देखने को मिलता है कि वोमेन एम्पावरमेंट किया जाता है या फिर वोमेन को एजुकेट किया जाता है, इसलिए हमें भी एजुकेट करना चाहिए महिलाओं को, है ना। हमें भी देश का निर्माण करना चाहिए। जैसे आप चाइना का एग्जाम्पल लेते हुए चाइनीज कल्चर को आप समझते होंगे कि वो अपने आपको कितना ज्यादा विकसित करते हैं एंड देश में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें भी मेड इन इंडिया की तरफ मूव करना चाहिए, हमें भी अपने प्रोडक्ट्स खुद से बनाने चाहिए। तो ये सब कल्चर्स बाहर से आप सीखते हो, अपने अंदर अडॉप्ट करते हो, अलोंग विथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप अपनी जर्नी में फेस करते हो, रियलिटी में फेस करते हो। तो ये सब सोर्सेस है, ये सब आप ग्रैस्प करते हो और ये सब आपके एथिक्स में जुड़ती चली जाती है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। इवन ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा संविधान है ये भी हमें एथिकल वैल्यूज इनकलकेट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी की बात करी जाती है एंड रेस्पेक्ट टू द वोमेन की बात करी जाती है एंड केयर टू द एनवायरमेंट की बात करी जाती है। तो वो सब वैल्यूज आप अपने अंदर इनकलकेट भी तो करते हो। दैट्स वाई कोई महिला हो तो आप उनको इक्वल सम्मान देते हो। दैट्स वाई अगर एनवायरमेंट है तो आप उनका केयर करते हो, नेचर का केयर करते हो। तो ये सब चीजें आपने सीखी है एंड उसके बाद आपके अंदर ये एथिकल प्रिंसिपल्स आई हैं। तो अगर हम बात करें सोर्सेस की तो सोर्सेस तो बहुत हैं।
आप बहुत सारे चीजों से एथिकल वैल्यू सीख सकते हो, नेचर से आप सीख सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सीख सकते हो। एंड ये बातें भी है कि गलत चीजें भी सीखी जाती हैं, सही चीजें भी सीखी जाती हैं। अगर सही चीजें सीखी जा रही हैं तो आप एथिकल बनते जा रहे हो, गलत चीजें सीखी जा रही है तो आप अनएथिकल बन जाते हो। इतना सिंपल है इसको समझना। इसे डिस्कस करने के बाद अब आते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एथिक्स का क्या अहमियत है। एंड अगर व्यक्ति के जीवन में एथिकल वैल्यूज ना हो तो फिर उसके कारण क्या हो जाएगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम एथिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस यही है कि ये आपको मोरल मैप प्रोवाइड करता है। मोरल मैप यानी कि एक प्रकार से फ्रेमवर्क मान लो, गाइडलाइन मान लो, जिसको आप इस्तेमाल करते हो डिफिकल्ट इश्यूज, डिफिकल्ट सिचुएशंस को डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूपीएससी जर्नी का ही एग्जांपल दूंगा सो दैट आप अच्छे से समझ सको। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, ठीक है, एंड उस दौरान जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो उस समय आपकी कोई एथिकल वैल्यूज रही होगी कि मुझे देश में सेवा करनी है, या फिर हमें अपने माता पिता का जो स्थिति है उसमें इम्प्रूव करना है, या फिर हमें बच्चे या फिर जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ काम करना है। तो ये सब आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रही होंगी जिसके कारण आप जो है इतनी ज्यादा मोटिवेट हुए कि आप इस फील्ड में आने के लिए तैयार हुए। तो यही कहना चाह रहे हैं हम कि ये आपको मोरल मैप प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जब भी आप डिफिकल्ट इश्यूज में हो, जहां पर आपको डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, जहां पर सही गलत का फैसला लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो वहां पर ये मोरल मैप आपको काम देता है ना। दैट्स वाई कभी कभी मुसीबत के समय आप भजन सुन लेते हो, कबीर के दोहे सुन लेते हो, किसी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल पर्सनैलिटी की बातें सुन लेते हो। तो ये सब आपको पेन से या फिर यूं कह सकते हो कि उस इश्यू से, उस अंधकार से उभारने में अच्छी खासी मदद करती है। अलॉन्ग विथ दूसरा सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये मोरल इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करता है। मोरल इश्यूज मतलब क्या? मोरल इश्यूज तभी आती हैं जब आपके एस्टेब्लिश्ड कोई कन्वेंशन है, मोरलिटी है, जब कन्फ्लिक्ट में आ जाती होंगी तभी ये मोरल इश्यूज आती हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, कोई ऐसा व्यक्ति आप चुन लो जिनके बारे में आप बहुत ही अच्छा सोचते थे, समझते थे, एंड अचानक से एक रियलिटी एक्सपोज हो गई उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में। वो कैसा व्यक्ति है, हमने इसको इतना अच्छा समझा लेकिन वो इतना बुरा निकला। तो एक प्रकार से आपका फाइट चलेगा आपके प्री स्टेब्लिश कन्वेंशन एंड रियल कन्वेंशन में। एंड ऐसे में आपको कोई सॉल्यूशन निकालना है तो वो आपकी इथिकल प्रिंसिपल ही आपको मदद करेगी, है ना। कैसे मदद करेगी? तो आपके अंदर एक प्रकार से इनविजिबल टूल्स ये इनकलकेट करती है कि आप इन सब इश्यूज पर डिटेल से, पूरी गहराई से सोच सकते हो। एंड एक बार उस गहराई में उतरने के बाद आप समस्याओं के जड़ तक जाते हो, एंड न सिर्फ जड़ तक जाते हो बल्कि उस का आराम से सॉल्यूशन भी निकाल पाते हो। लेकिन ये बात भी है, ये कोई जरूरी तो नहीं कि जो आपका मोरल इश्यूज देखने को मिला एंड जो आपकी इथिकल प्रिंसिपल्स थी जिसके आधार पर आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन हमेशा राइट ही हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन इतना बात तो क्लियर है कि उस इश्यू पर आपको हल्की फल्की या फिर पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए कि आप आराम से उस समस्याओं को खड़े होकर देख सको और उस समस्याओं को सॉल्व कर सको। तो जो कंफ्यूजन की दिक्कतें निकल कर आती है वो कंफ्यूजन आपका एलिमिनेट हो सकता है, और कंफ्यूजन एक बार एलिमिनेट हुआ तो रास्ते साफ हो ही जाते हैं एंड धीरे धीरे उस समस्या का समाधान हो ही जाता है ना। उसके बाद ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कंक्लूजन पर पहुंचे कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, क्या उसे कंक्लूड करना चाहते हो। तो ये हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स में दूसरा सिग्निफिकेंस समझा। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व मोरल इश्यूज। अलॉन्ग विथ
तीसरा सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल गुड इंश्योर करता है। कैसे इंडिविजुअल सोशल गुड इंश्योर करता है? तो इससे एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो कि कोई व्यक्ति एथिकल है तो इससे बेनिफिट क्या होगा उसको, वो ट्रू ऑनेस्टी की तरफ आगे बढ़ेगा, समाज के लिए शांति स्थापित करेगा, साथ ही साथ वो दूसरों के लिए मोटिवेशन, दूसरों के लिए गाइड के रूप में एक प्रकार से निकल कर आएगा, उभर कर आएगा, एंड समाज में इक्वलिटी, समाज में आपका एम्पावरमेंट, ये सब में कंट्रीब्यूट करेगा। तो सोसाइटी के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पर भी एथिकल वैल्यूज अगर जिसमें है तो वो अच्छी बात होती है। तो एथिक्स एक प्रकार से प्रयास है कि वो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड तो करती ही करती हैं, साथ ही साथ ये इंसानों को मदद करती हैं कि वो अच्छा जीवन कैसे जिए अपने मोरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर कर। कि अगर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने का सजेशन देता है तो आपका अगर इथिकल प्रिंसिपल बोलता है कि ना भाई कुछ भी हो जाए हम गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएंगे, तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो जहां पर आप चिंता मुक्त रहते हो कि हम जो भी कमा रहे हैं हम सही रास्ते के माध्यम से कमा रहे हैं, और अगर रास्ता सही है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से कुछ करता है, हासिल करता है, तो हमेशा वो चिंता में रहेगा कि भाई साहब ये तो जो भी है गलत ही है और इसका नुकसान हमें भविष्य में झेलना पड़ सकता है, और सोसाइटी के लिए भी ये खराब होगा। कोई व्यक्ति जो अनइथिकल वो सोसाइटी के लिए इथिकल या फिर बेनिफिशियल कैसे हो सकती है? बिकॉज अनइथिकल व्यक्ति हमेशा डिस्टर्बेंसेस, कंफ्लिक्ट, वायलेंस, वोमेन इनइक्वलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब स्थितियां क्रिएट कर सकता है जो सोसाइटी के ट्रस्ट को तोड़ती है। और जहां पर एक बार सोसाइटी का ट्रस्ट टूट गया वो सोसाइटी खुद टूट जाती है। तो यस, इट एम्स एट इंडिविजुअल गुड एज वेल एज सोशल गुड, एंड जब सोसाइटी अच्छी होगी, या फिर यूं कह सकते हो कि जब इंडिविजुअल लेवल पर इथिकल वैल्यूज इंप्लीमेंट होगा तो सोसाइटियल लेवल पर भी इथिकल वैल्यूज आएंगी, और जब सोसाइटियल लेवल पर इथिकल वैल्यूज आएंगी तो फिर नेशनल लेवल पर भी आएंगी, नेशनल लेवल पर आएंगी तो ग्लोबल लेवल पर आएंगी। तो पूरा विश्व में इथिकल वैल्यूज, इथिकल प्रिंसिपल्स वाले इंसान अगर नजर आने लगे तो फिर ये इंसान भगवान के विचारधाराओं से मैच हो जाएंगे और समाज में बुराइयां, कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो ये है आइडियल सिचुएशन एक प्रकार से, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज दैट इट रिजॉल्व्स एथिकल डिलेमाज। डिलेमाज का मतलब ये हुआ कि एक इश्यू है और आपको, यानी कि दो इश्यू है, आपको एक डिसीजन लेना है। डिलेमाज का मतलब क्या हुआ कि आप समस्याओं में अटके पड़े हो कि हम ये डिसीजन ले या फिर ये डिसीजन ले। तो ऐसे स्थिति को रिजॉल्व करने में आपका ये एथिक्स मदद करता है। एथिकल वैल्यू जैसे ऑनेस्टी हो गया, ट्रस्ट वर्दीनेस हो गया, ये सब आपका यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज है। ऑनेस्टी, ट्रस्ट वर्दीनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ जो एथिकल वैल्यूज है ये मनुष्य को गाइड करती है कि किसी भी प्रकार की एथिकल डिलेमाज आए तो वहां पर अगर हम इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि एकदम मोस्ट अच्छा सॉल्यूशन होगा, लेकिन हाँ अच्छे सॉल्यूशन पर आ जाएंगे जो हमारी परेशानियां को कम कर सकता है एंड हमारा जो डिसीजन है वो अच्छा करवा सकता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये आपको बायसनेस एंड प्रेजुडाइसेस से मुक्त करता है। प्रेजुडाइसेस का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रेजुडाइसेस का मतलब हमने एक प्रकार से कल्पना बनाकर रख दी अपने माइंड में कि हाँ भाई साहब समाज में बुराइयां ही हैं, समाज में करप्शन ही भरा पड़ा है, समाज में कभी सुधार नहीं हो सकता। ये सब वेल स्टेब्लिश प्रेजुडाइसेस है कि वोमेन कमजोर होती हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि इक्वालिटी नाम का चीज ही नहीं है। ये सब प्रेजुडाइसेस है। तो ये सब प्रेजुडाइसेस को खत्म करने के लिए एथिकल वैल्यू जरूरी है। बिकॉज इन सब प्रेजुडाइसेस को खत्म कौन करेगा? आप ही तो करोगे। आपके जो एथिकल वैल्यूज हैं वही तो करेगा। तो यस, ये आपको बायसनेस से भी मुक्त करता है, प्रेजुडाइसेस से भी मुक्त करता है। एंड अगर मोरल प्रिंसिपल, एथिकल वैल्यूज हम अपने लाइफ में इनकलकेट करते हैं तो जो रॉन्ग कंसेप्शंस, रॉन्ग विचारधाराएं हमने स्टैब्लिश कर रखी हैं अपने मस्तिष्क लेवल पर, या फिर जो रॉन्ग एटीट्यूड हम अपनाते हैं किसी व्यक्ति, महिला या फिर किसी नॉर्मल इंसान या फिर किसी के प्रति, तो उन सब से ये हमें ठीक करता है। एंड बायसनेस
या फिर प्रेजुडिसेस के तरफ हमें ढकेलने से रोकता है। और अगर हम बाइस्ड नहीं है, प्रेजुडाइज्ड नहीं है, तो हम सिचुएशन को मोर क्लैरिटी से देख सकते हैं और न सिर्फ देख सकते हैं, उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो बेसिकली ये आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई इश्यूज है एंड उस इश्यूज पर आपको एक्शन लेना है, तो वो जो हम एक्शन लेने वाले हैं वो राइट है, जस्ट है कि नहीं है, वो आपको इथिकल प्रिंसिपल्स मदद करेंगी। एंड इतना ही नहीं, अगर आप डिसीजन मेकिंग में एथिक्स को इन्वॉल्व, इंटीग्रेट, इनकलकेट करते हो तो जाहिर सी बात है वो इंक्लूसिव डिसीजन होगा, यानी कि वो ना सिर्फ आपको बेनिफिट करेगा बल्कि सोसाइटी, पीपल, फैमिली, इंडिविजुअल सबको ये बेनिफिट करेगा। सबके लिए ये बेनिफिशियल वाली बात होगी। पर्सनल यानी कि आपको भी एज वेल एज सोसाइटियल इंटरेस्ट भी सर्व होगा। तो ये हमने डिस्कस किया कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर एथिक्स किसी मनुष्य के जीवन में, किसी व्यक्तित्व के जीवन में ना हो तब क्या इंपैक्ट होगा, तब क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उस नुकसान को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर क्या इंपैक्ट होगा, सोसाइटियल लेवल पर क्या नुकसान होगा, पॉलिटिकल लेवल पर क्या नुकसान होगा, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर क्या नुकसान होगा एंड इंटरनेशनल लेवल पर क्या नुकसान होगा, अलोंग विथ व्हाट एनवायरमेंटल पर भी नुकसान होगा। तो अगर कोई अनएथिकल व्यक्ति है तो वो तो नुकसान हर डायमेंशन को कर सकता है ना। दैट्स व्हाई इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। एनवायरमेंटल लेवल पर नुकसान, इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर नुकसान, पॉलिटिकल लेवल पर नुकसान, सोशल लेवल पर नुकसान, इंडिविजुअल लेवल पर नुकसान, एक एक नजर डालते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल्स की कमी है किसी इंडिविजुअल में तो उसके कारण अब्यूजिंग बिहेवियर यानी कि उनका बिहेवियर किसी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति वो अच्छा नहीं होगा। डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं बढ़ जाएंगी, कास्टिज्म जैसी समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, बिकॉज उनके पास इथिकल वैल्यूज है ही नहीं। तो कैसे समझ सकता है कि इक्वलिटी क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, या फिर समाज में इक्वल राइट्स क्या है, क्यों होनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। वो जब अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो वो जो उसका एस्टेब्लिश प्रेजुडाइस है उसी पर वो जिएगा। तो हैंस हम कह सकते हैं कि अगर एथिक्स की कमी है तो इंडिविजुअल लेवल पर बिहेवियर उसका तो खराब होने ही वाला है। डोमेस्टिक वायलेंस भी होगा, कास्टिसिज्म, सेल्फिशनेस भी रहेंगी, चीटिंग बिहेवियर भी होगा और धोखाधड़ी जैसे इवेंट भी देखने को मिलते हैं। अनइम्पैथेटिक एंड बायस्टैंडर एपैथी, ये सब आपके नेगेटिव्स पनपने लगेंगे उस इंडिविजुअल लेवल में। बायस्टैंडर एपैथी मतलब समझते हो क्या होता है? बायस्टैंडर एपैथी का मतलब ये हुआ, सपोज किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ एंड अब उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना है, तो लेट्स से कि 5 व्यक्ति है ना, जो बायस्टैंडर एपैथी वाले हैं मान के चलते हैं। तो इसके तहत क्या होगा कि जो पांचों का पांचों व्यक्ति होगा ये सोचेगा कि भाई साहब ये तो एक्सीडेंट है, ठीक हो जाएगा, हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति सोचेगा अरे कोई दूसरा मदद कर देगा, हम क्या मदद करें। तीसरा बोलेगा कि भाई साहब अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो ये क्या हुआ, ये बाय स्टैंडर्ड एपैथी के एग्जाम्पल हुए कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, वो सोसाइटी को हेल्प नहीं करना चाहता है। और इसके कारण आप समझ सकते हो कि जो ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल है समाज से वो बिखरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई इंडिविजुअल लेवल पर अगर इथिक्स की कमी है व्यक्ति में, उसके कारण ये निगेटिविटीज पनपने लगती है। एंड एग्जाम्पल भी है, कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अब्यूज करता है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज की कमी है, समझदारी की कमी है। कास्टिस्ट कमेंट्स पास किया जाता है व्यक्ति के ऊपर, आप समझ सकते हो कितना बुरा लगता होगा जब कास्टिस्ट कमेंट पास किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति को चीट करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन ये वो कैसे समझेगा जिसके पास एथिकल वैल्यूज ही नहीं। तो ये हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पर। सोशल लेवल पर अगर हम बात करें तो सोशल लेवल पर क्या होगा, सामाजिक लेवल पर क्या होगा, ये आप समझ सकते हो। कोई व्यक्ति अगर अनइथिकल है तो उसको
करप्शन करने में आनंद आएगा, चोरी करने में आनंद आएगा, बिकॉज एथिक्स है ही नहीं। तो फिर उनको क्या पता कि भाई साहब पैसे सही ढंग से कमाना है या फिर गलत ढंग से कमाना है। उनका तो मतलब है कि भाई साहब पेट भरना है, उसके लिए गलत तरीके भी सही है, सही तरीके भी सही है। अगर एथिक्स की वैल्यू इनके अंदर ना हो, या फिर वोमेन का कमोडिफिकेशन यानी कि पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है, वोमेन को बेचा जा सकता है, ट्रैफिकिंग हो सकती है। तो ये सब हुआ कि जब किसी सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज की कमी होगी तो फिर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल कर आएंगी। मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा इंगित होना। मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा इंगित का मतलब ये हुआ कि भाई साहब आज चलो चंद्रमा पर जमीन खरीदते हैं, चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बाद आनंद लिया, उसके बाद पता चला कि हम जो है सूर्य पर जमीन खरीदने चले गए। तो ये क्या हुआ, ये मटेरियलिज्म का एग्जाम्पल है कि हम लोग आकर्षित हो रहे हैं लालच के प्रति, है ना। और जहां पर एथिकल वैल्यूज नहीं तो वो व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोच ही नहीं सकता, समाज विकसित हो ही नहीं सकती, समाज में केयर एंड स्टेबिलिटी एंड पीस आ ही नहीं सकती। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, एंड्स सरपास द मीन्स। एंड्स सरपास द मीन्स यानी कि कुछ भी हासिल करना है तो फिर वो व्यक्ति या फिर वो सोसाइटी जहां पर एथिकल वैल्यूज है ही नहीं तो वो उस चीज को हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, चाहे वो तरीका गलत हो चाहे वो तरीका सही हो। एंड जनरली अनएथिकल सोसाइटी में क्या होगा, जो तरीका गलत होगा उसे ही अपनाया जाएगा। एंड आप समझ सकते हो जहां पर एंड्स सरपास द मीन्स यानी कि गलत तरीके अपनाए जाते हैं तो वो सोसाइटी शांत, वो सोसाइटी पीसफुल कैसे रहेगी। वहां पर तो वायलेंस, वहां पर आपका डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर इनइक्वालिटी, वहां पर आपका निंदा, ये सब चीजें चलती ही रहेगी। एलोंग विथ ड्रग एडिक्शन सोसाइटी फेस करेगा, वायलेंस फेस करेगा, कम्युनलिज्म फेस करेगा, जेंडर क्राइम्स फेस करेगा, डिसरेस्पेक्ट फेस करेगा महिलाओं के प्रति, एल्डर्स के प्रति एज वेल एज डिसेबल्स के प्रति। तो इन सब को भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकेगी और ये सब भी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बिहेवियर की जो वैल्यूज इनकलकेट होनी थी सोसाइटी में, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं अनइथिकल होने के कारण इनकलकेट नहीं हो पाएंगी, समाज में पीस नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है सोशल बॉयकट्स करना या फिर गर्ल्स को फॉलो करना एंड गर्ल्स का केयर न करना, ये सब एग्जाम्पल है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज की कमी है, दैट्स व्हाई ये सब चीजें निकल कर आती हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पर क्या चैलेंजेस निकल कर आएंगे। तो पॉलिटिकल लेवल पर ये चैलेंजेस निकल कर आएंगे कि अगर कोई सोसाइटी या फिर कोई इंडिविजुअल अनइथिकल है एंड वहां से अगर वो व्यक्ति चुनकर पॉलिटिक्स में जाता है तो आप हमें बताओ क्या वो कोई इथिकल कार्य करेगा। वो तो हमेशा इस बात पर रहेगा कि किस प्रकार से हम अपने वोटिंग बिहेवियर को अट्रैक्ट करके रखे, जनता को डरा कर रखे सो दैट वोटिंग हमारा बना रहे, हम कोई सुधार ना लाए सो दैट हम खुद जेल में ना चले जाएं, कोई कानूनी रिफॉर्म्स ना लाए। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स भी होगा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स मतलब क्रिमिनल्स ही पॉलिटिक्स में आएंगे एंड व्हेन द क्रिमिनल्स कम्स इन द पॉलिटिक्स, हाउ द डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर गवर्नमेंट can be caring the people, the common man, and power abuse यानी कि पावर का गलत उपयोग होगा, पावर कंसंट्रेशन विद इन द हैंड सो दैट वो जो है दूसरे जो सही इंसान है उनके पास तो पावर देंगे नहीं, तो पावर कंसंट्रेशन होगा। वो चाहेंगे कि पावर को कुछ ही लोगों के हाथे में रखा जाए सो दैट किसी प्रकार की इश्यू हो तो उसको डील किया जाएगा, है ना। डिफेक्शंस बढ़ेंगी, इनस्टेबिलिटी होगा गवर्नमेंट में, वायलेंस होगा, कम्युनलिज्म होगा, मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल होगा एंड इतना ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का भी अब्यूज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अब्यूज का मतलब जो संविधान के प्रिंसिपल थे जो लेट्स से कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखे थे, है ना, वो सब प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं वायलेट होने लगेंगे, वो सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। तो अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया जाता है कम्युनल एजेंडा पर कैंपेनिंग करना या फिर वोटर्स को ब्राइब देना या फिर गुंडाज का इस्तेमाल करके डराना धमकाना कि भाई साहब रैली में आओ, राइट करवाओ। तो ये सब एग्जाम्पल है कि अगर आपका पॉलिटिकल लेवल पर अनइथिकल वैल्यूज आ जाती हैं तो ये सब चीजें नुस्खे अपनाई जाती हैं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एंड उसके बाद अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, ठीक है।
एंड अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर करप्शन, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, कि चाचा का ताऊ का, इसका उसका सबका जो बदला लेगा, ये है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं, या फिर यूं कह सकते हो कि किसी जाने माने को नियुक्त करवा दिया किसी पोजीशन पर, तो एथिक्स न होना नेपोटिज्म को प्रमोट करने के बराबर है। करप्शन बढ़ सकती है, बिकॉज जब एथिक्स ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, तो फिर कोई आइडियल्स रहेगा कैसे ऑफिसर्स के अंदर कि हमें करप्शन फ्री स्टेट चाहिए, या फिर हम एथिकल वैल्यूज को अपनानी चाहिए। तो ये सब चीजें तो नहीं रहेंगी, ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। ट्रस्ट डेफिसिट होने के कारण आप समझ सकते हो कि जो रिलेशन है वैसे भी गड़बड़ रहेंगे। पनिशमेंट पोस्टिंग्स, यानी कि जो पोस्टिंग की जाएंगी वो पनिशमेंट के लिए की जाएंगी कि भाई साहब अच्छा तूने ये एक्शन लिया तो ले पनिशमेंट मैं कर देता हूँ, पोस्टिंग तेरी ऐसी जगह कर देता हूँ जहां तू हमेशा परेशान रहेगा। तो ये सब हर्डल्स आते हैं। रेड टेपिज्म, पुअर डिसीजंस, पर्सनल गेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेवरेटिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने लगेंगे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कोई एथिकल ऑफिसर है, कोई अनएथिकल ऑफिसर है, तो उन दोनों के विचारधाराओं में तो अंतर होगा ही होगा, एंड ऐसे में आपका डिसीजन सही नहीं लिया जाएगा। एब्यूज ऑफ पावर होगा, नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी कि पर्सनल वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएंगी पब्लिक वेलफेयर से। एंड कोई भी स्कीम से जब उसमें एथिकल वैल्यूज है ही नहीं ब्यूरोक्रेसी लेवल पर, तो पुअर इंप्लीमेंटेशन होगा स्कीम्स का, फंडिंग मिस अप्रोप्रिएशन हो सकेंगी, वेलफेयर प्रोग्राम्स आपका सही से इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी वो प्रभावित हो ही जाएंगी, है ना। एग्जाम्पल भी बताई जाती हैं कि कोई ट्रैफिक पुलिस है, उसके अंदर अगर एथिकल वैल्यूज नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, अगर कोई रूल तोड़ता है तो वो घूस मांगेगा, ब्राइब मांगेगा, ठीक है भाई साहब 500 जेब में डाल दो एंड हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। तो क्या है, ये इंडिकेट करता है कि अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एथिकल वैल्यूज इनकलकेट नहीं करी गई तो इस प्रकार की जो समस्या है ब्राइबरी, करप्शन वाली आएंगी ही आएंगी, है ना। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उसको कोई व्यक्ति पे करता है पेनल्टी के रूप में एज कंपेयर टू ब्राइबिंग अगर देता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि वो जो वायलेटर है वो खुद या उसमें खुद एथिकल वैल्यूज की कमी है। तो ये सब इंसिडेंट्स आप देखते रहते होंगे, ब्राइबिंग द ट्रैफिक पुलिस इंस्टेड ऑफ पेइंग पेनल्टी, तो क्या इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज की कमी है कि हाँ हम जो है कानून से बड़े हैं एंड कानून मेरे सामने कुछ नहीं है, पैसे देंगे और सब छूट जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिकेशन है कि अनएथिकल वैल्यूज हमारे अंदर मौजूद है। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर तो इम्पैक्ट आप कॉमन देख सकते हो, सीज फायर वायलेशन। सीज फायर वायलेशन यानी कि एक सिंपल एग्जांपल है, जो जम्मू एंड कश्मीर में वायलेशन होते रहती है सीज फायर की जो पाकिस्तान के तरफ से, क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं अनएथिकल अंडरस्टैंडिंग्स उनके अंदर मौजूद है। इनक्रोचमेंट आपका बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट होता है अगर इनएथिकल वैल्यूज नहीं है तो। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेफ टैक्स हेवेंस, प्रोटेक्शनिज्म, वैक्सीनेशनलिज्म। वैक्सीनेशनलिज्म में क्या होता है कि कोई देश ये चाहता है कि भाई साहब सबसे पहले मेरा देश है एंड हम ह्यूमैनिटी को साइड में रखते हैं एंड सबसे पहले हम अपना स्टॉक भरते हैं एंड अपने सिटीजन्स को केयर करते हैं। हाँ ये ठीक है एक लेवल तक, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद ये ठीक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ब्रॉडर लेवल पर देखें तो ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा नुकसान है ना। एंड न्यूक्लियराइजेशन, कन्फ्लिक्ट वॉर, along with what इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जो लेजिटिमेसी है यानी कि ट्रस्ट है वो भी ब्रेक होती है कि आप बैठे क्यों हैं जब आपसे कोई काम हो ही नहीं रही, है ना। तो ये बातें निकल कर आती है अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी एथिकल वैल्यूज की कमी हो। एंड इन्वायरमेंटल लेवल पर क्या नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति जिसके पास मोह माया है ही नहीं,
एथिकल वैल्यूज है ही नहीं तो वो तो दिन दहाड़े डिफोरेस्टेशन करेगा, नेचुरल वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचाएगा, एनिमल वेस्ट, दिस वेस्ट दैट वेस्ट उसको वाटर में फेंकेगा, एनिमल टॉर्चर करेगा, है ना। एक इंसिडेंट्स भी आई थी एनिमल टॉर्चर की, केरला में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से हाथी को, जो प्यारा जानवर है, उसको परेशान किया गया था एंड इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी, आपने सुना भी होगा, वायरल हुआ था। तो ये सब अनएथिकल वैल्यूज के परिणाम है। इलीगल माइनिंग, डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये सब चीजें घटनी ही घटनी है अगर व्यक्ति के जीवन में या फिर सोसाइटियल लेवल पर आपका एथिकल वैल्यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी बताई जाती है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है रिवर में ड्रेन कर देते हैं या फिर कोई अदर वाटर बॉडीज में ड्रेन कर देते हैं, जिसके कारण वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का हैबिटेट नुकसान होता है। एंड बाद में जो ह्यूमंस है उन्हीं को फेस करना पड़ता है। ये जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, ये जो आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट देख रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल तो है ही है, ये भी आप मानते हो, है ना। ट्री कटिंग फॉर द मनी, मनी के लिए ट्री कटिंग करना, इलीगल पोचिंग करना, ट्रेडिंग द थ्रेटेंड स्पीसीज, ये सब एग्जाम्पल है कि इनएथिकल वैल्यूज होने के कारण, डिस्पाइट की कानून बैन करता है पोचिंग को या फिर ट्रेडिंग ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज को, फिर भी ये सब कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इन्वायरमेंटल लेवल पर अगर एथिकल वैल्यूज ना हो तो फिर इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने एथिक्स के क्लास में इतना लेक्चर सीरीज डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड नेक्स्ट सीरीज में हम स्कोप ऑफ एथिक्स के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच for this discussion.